ठीक है, स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। मैं बनवारी लाल कटारिया आज हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम समझ लें कि हिंदी होती क्या है ना। तो देखो दोस्तों, हिंदी एक भाषा है। क्या है? हिंदी एक भाषा है। और भाषा शब्द संस्कृत की एक धातु होती है भाष, उससे बना है। भाष धातु में टाप प्रत्यय जोड़ने पर भाषा बना, क्योंकि टाप का शेष रहता है आ, और भाष में आ जोड़ने पर भाषा बना। अब भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा का अर्थ होता है हमारे विचारों का आदान प्रदान करना, हमारे आत्मा के अंदर जो भी विचार उत्पन्न हुए उनको प्रकट कर देना, हमारे कम्युनिकेशन होना, वो क्या है? एक भाषा है। देखो, भाष धातु है ना, उसका तात्पर्य होता है प्रकट करना, प्रकट करना या कहना, बोल, आदान प्रदान करना क्या है? भाषा है। ठीक है ना। संस्कृत का टाप प्रत्यय जुड़ने पर भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। अब भाषा होती क्या है? अब हर किसी को हम भाषा नहीं कह सकते। जैसे कि हम वातावरण में देखते हैं कि चिड़िया की आवाज आती है, ची 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 ची, कौवे की आवाज आती है, काऊ काऊ काऊ, कुत्ते बिल्ली कुछ भी बोलते रहते हैं, उसे हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा हम उसे ही कहेंगे जो स्पष्ट हो, अर्थ दो और सार्थक हो, उसे हम भाषा कह सकते। मतलब भाषा उसी को कह सकते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। ऐसे नहीं कि हर किसी को भाषा कह सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न हुए और उनको प्रकट कर देना और उनका सही अर्थ निकलना, वो क्या है? भाषा है। ठीक है ना। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी जो लोग आए थे, तो हमारे सिंधु नदी के आसपास से जो सिंधुवासी लोग रहते थे, उन लोगों को क्या बोलते थे? हिंदीवासी लोग। हम भारतवासी लोग नहीं बोलते थे, वो बोलते थे हिंदीवासी लोग। तो सिंधु नदी के जो भी आसपास रहते थे, जो भी हमारे भारतवासी लोग रहते थे, उनको सिंधुवासी लोग बोलते थे। और उन्हीं को ब्रिटिश लोग, ये फारसी लोग आए थे ना, उनको हिंदीवासी लोग बोलते थे। उस समय हिंदी एक भाषा के रूप में प्रकट नहीं थी। जो लोग रहते थे ना, भारतीय लोग, उन्हें हिंदीवासी लोग कहा जाता था। और सिंधु नदी के पास रहते थे, फारसी लोग सह का उच्चारण है करते थे। तो सिंधु से हिंदू बना, और हिंदू से धीरे धीरे क्या हुआ? हिंदू जो हिंदी बोलते थे ना, उन्हें हिंदू कहा जाता था। और ये धीरे धीरे हिंदी में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हुआ? हिंदी में कन्वर्ट हुआ। उस समय हिंदी भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं होता था। हिंदी शब्द है ना, भाषा के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता था, क्योंकि फारसी लोग है ना, हिंदीवासी लोग बोलते थे। किसको? हमारे भारतवासी लोगों को। और ये हिंदीवासी लोगों के लिए हिंदी प्रकट हुआ, और धीरे धीरे ये हमारे लोगों के लिए प्रकट हुआ। उसी के अर्थ में हम भाषा के अर्थ में प्रकट करने लगे, यूज में लेने लगे। तो कैसे बना हिंदी शब्द? आपको पता चल गया ना। हिंदी शब्द फारसी लोगों के द्वारा दिया गया शब्द है, जो कि सिंधु नदी के पास रहने वाले हमारे निवासी थे ना, उनके रहने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ था। ठीक है ना। और सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंदू बना, और हिंदू से हिंदी बना, और धीरे धीरे हिंदी एक भाषा के रूप में प्रकट हो गई। अब देखो, भाषा के बारे में कुछ पढ़ते हैं। हिंदी के बारे में हमने जाना कुछ कि हिंदी होती क्या है। हिंदी एक भाषा है और किससे बना है? फारसी भाषा का शब्द है, फारसी लोगों द्वारा दिया गया शब्द है। हिंदूवासी लोग थे ना, भारतीय लोग, उनके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं भाषा। भाषा का मतलब होता है कि हमारे मन के अंदर, आत्मा के अंदर जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें प्रकट कर देना। जैसे हमारे मन में कोई भी विचार आया, मैंने प्रकट कर दिया। और भाषा हर किसी को नहीं कह सकती है। जो अर्थवान हो, सार्थक हो, सुस्पष्ट हो, सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो, उसे क्या कहेंगे? हम भाषा कहेंगे। देखो, भाषा में कुछ गुण होने जरूरी है। कौन कौन से गुण होने जरूरी है? स्पष्ट,
एक तो स्पष्टता, मतलब कि जो भी हम लैंग्वेज बोले ना वो स्पष्ट होनी चाहिए, जिसका अर्थ होना चाहिए, वो एक भाषा हो। दूसरा क्या है, भाषा अर्थवान होनी चाहिए। ऐसे नहीं हम कुछ भी बोले उसे भाषा कह सकते हैं, नहीं नहीं, उसका भी एक अर्थ निकलना चाहिए। हम जो कुछ भी बोले वो अर्थ ग्रहण योग्य होनी चाहिए। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं और जिसके लिए बोल रहे हैं उसे पता चलना चाहिए हमारे लिए क्या बोला गया, वो एक भाषा है। प्रभावात्मक होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, उसे ही भाषा कहेंगे। हर किसी को भाषा का प्रभाव भी होना चाहिए, ठीक है ना। और भाषा साहित्यिक होनी चाहिए, साहित्यिक होनी चाहिए, साहित्य से लगाव होना चाहिए। हर किसी को भाषा थोड़ी कह सकते हैं। सांस्कृतिक होनी चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति का पता चले, सांस्कृतिक होनी चाहिए। और हमारे विचारों के परिचायक है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, भाषा का मतलब हो गया कि हमारे विचारों का आदान प्रदान करना, हमारे मन में जो कुछ भी आया उसको प्रकट करना, वो एक भाषा है। तो भाषा को तीन तरह से प्रकट कर सकते हैं हम। कौन कौन से, देखो देखो, मेरे मन में कोई भी विचार आया, मैंने उसको प्रकट किया बोल करके। एक तो क्या, जैसे मेरे मन में विचार है आपसे बात करनी है, तो बात मैं तीन प्रकार से कर सकता हूँ। कौन कौन सी बात, एक तो मैंने आपसे बोल के किया, उसे हम मुंह से बोल करके किया ना, तो उसे हम बोलेंगे मौखिक भाषा। कौन सी भाषा, मौखिक भाषा। दूसरा मैंने लिख दिया, उसे बोलेंगे लिखित भाषा। और एक तीसरा होता है सांकेतिक। तीसरी भाषा होती है सांकेतिक भाषा। ये कहां पे प्रयोग करते हैं हम, देखे, ट्रैफिक लाइट का यूज करना सांकेतिक भाषा का है। और स्पीड ब्रेकर आता है, वहां पे अपने आप हमने गाड़ी रोक देना, अपने आप एक्सीलरेटर दबाना, कोई सिखा थोड़ी रहा है हमें। हम क्या कि संकेत दिया हुआ है कि हमें उस संकेत के अनुसार काम करना, तो वो कौन सी भाषा होगी, सांकेतिक भाषा। यह तो हुआ कि भाषा कितने रूप में प्रकट कर सकते हैं, मतलब कि हमारे विचारों को कितने प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, वो हो गया हमारे की भाषा को किस रूप में प्रकट कर सकते हैं। एक और होता है, देखो, एक होता है कि भाषा के रूप, देखो, एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है राजभाषा, एक होती है मातृभाषा, और एक होती है बोली। अब देखो, राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे, राष्ट्रभाषा, हर किसी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कहा जा सकता। किसे कहा जा सकता है, हमारे भारत देश के अंदर क्या है कि भाषा को माँ का दर्जा दिया गया, और माँ का दर्जा हर किसी भाषा को नहीं दे सकते। किस भाषा को दिया गया, हिंदी भाषा को दिया गया, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके हमारा आंतरिक मतलब कि लगाव है हिंदी भाषा से। ज्यादा क्षेत्र विशेष में हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। तो राष्ट्रभाषा का दर्जा हम उसी देश से जो आंतरिक लगाव हो, अपनत्व का भाव हो, उसे हम राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकते हैं। तो राष्ट्रभाषा एक और है। राष्ट्रभाषा ऐसा नहीं है कि भाई हर किसी भाषा को दे दें। एक राष्ट्र के द्वारा ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी, राष्ट्रभाषा। तो भारत के संविधान के अंदर तो कोई जिक्र ही नहीं है कि भाई हमारी भारत देश की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, लेकिन ये मान्यता का विषय है। क्यों है, क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु देश कहलाता है। भारत एक विश्व गुरु देश है, और एक ऐसा देश जो पूरे विश्व के अंदर भाषा की उत्पत्ति करता है और उसे बताता है कि भाषा चीज क्या होती है। और वही लोग वहीं के लोग बोले कि भाई हमारी तो कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, तो यह तो मान्यता का विषय है ना। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर राष्ट्रभाषा हिंदी को माना गया है, हिंदी को माना गया है, न कि है, ठीक है ना। राष्ट्रभाषा हिंदी को माना गया है। संविधान के अंदर कोई जिक्र नहीं है इसका कि भाई राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। हमारे संविधान के अंदर किस भाषा का जिक्र है, राजभाषा का।
और राष्ट्रभाषा का हिंदी हिंदी का दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर 28 राज्य है, उसमें से लगभग 10 राज्य के अंदर हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है ना, इसीलिए राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया है। अब देखिए, ये तो गई हमारी राष्ट्रभाषा। अगली आती है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा का मतलब हुआ कि राजकार्य के अंदर जो भाषा काम में ली जाती है वो राजभाषा है। तो हमारे राजकार्य के अंदर कौन सी भाषा काम में ली जाती है? ज्यादातर हिंदी। तो राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया है, ठीक है ना, हिंदी को दिया गया है। और इसका हम क्या प्रूफ माने कि भाई राजभाषा हिंदी है हमारे भारत देश की? तो इसका प्रूफ दिया गया संविधान के अनुच्छेद 343 के अंदर की भारत की राजभाषा हिंदी होगी। भारत की राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी। और राजलिपि कौन सी होगी? राजलिपि होगी देवनागरी। क्यों होगी? क्योंकि देवनागरी लिपि से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंदर इसका स्पष्ट दिया गया है कि भाई भारत की राजभाषा हिंदी होगी। अनुसूची 8 के अंदर 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें हमारी हिंदी भाषा भी शामिल है, ठीक है ना। इसी और इसका कब किया गया कि भाई राजभाषा हिंदी होगी? तो 14 सितंबर, देखो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा हिंदी को दर्जा दिया गया। इसी दिन हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। अब आती है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी होती है? कि हमारे प्रीवियस के समय जो भी भाषा हमारे जो प्रदान होती है प्रीवियस के द्वारा, जिस समय हम जन्म लेते हैं, वो कौन सी भाषा हो गई? मातृभाषा। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, चूरू जिले से हूँ, तो हमारी मातृभाषा कौन सी है? शेखावाटी और वागड़ी का मिश्रित रूप है, हिंदी है हमारी, ठीक है ना। और एक चीज आती है बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली कहते हैं कि भाई भाषा का एक छोटा रूप है। भाषा उपभाषा भी बोल सकते हैं, बोली को हम उपभाषा भी बोल सकते हैं, उपभाषा। बोली का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर देखो 5-6 प्रकार की बोलियां होती है, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावाटी, मेवाती, मालवी, ठीक है ना। तो वो होगी बोली, ठीक है दोस्तों। अब हम जिक्र करते हैं कि भाषा अर्जित है या पैतृक है? भाषा अर्जित है या पैतृक है? तो इसका जवाब होगा नहीं होगी। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। क्यों है? इसका कारण क्या है? क्योंकि भाषा हमारे माता पिता के द्वारा नहीं दी जाती। हमें जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं वही लैंग्वेज हम सीख जाते हैं, वही भाषा हम सीख जाते हैं। तो हमारी भाषा कौन सी संपत्ति हो गई? अर्जित संपत्ति हो गई, पैतृक नहीं है। जैसे कि कोई हम कहाँ पे भी रहते हैं, जैसे मैं राजस्थान का हूं और मैं जैसे कि तमिलनाडु के अंदर चला गया तो वहां पे 2-4 महीने 10 महीने बाद मैं तमिल सीख जाऊंगा। जैसे कि मैं भाई गुजरात के अंदर चला गया तो 5-7 महीने बाद मैं गुजराती सीख जाऊंगा। तो भाषा एक अर्जित है, न कि पैतृक संपत्ति है। अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? मौखिक। देखो जैसे मैं बोल रहा हूं क, यही तो है। जैसे मैंने लिखा कि राम खाना खाकर जयपुर गया, तो एक ये वाक्य है और इस वाक्य के अंदर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो देखो इस वाक्य को तोड़ सकते हैं हम, जैसे कि राम खाना खाकर जयपुर गया, ये एक वाक्य है। और भाषा, वाक्य से ही भाषा बनती है, तो यह क्या है? वाक्य। वाक्य से क्या बनती है? भाषा। अब देखो, अब इसे मैं और तोड़ सकता हूं। यह क्या है? वाक्य के अंदर प्रयुक्त हुआ ना पद, यह भी पद है, मतलब सब पद है। तो वाक्य का सबसे, वाक्य से छोटा क्या होता है? पद। मतलब पद से बनकर वाक्य बनता है। पद किससे बनता है? जैसे राम है, तो यहां पे मैंने राम प्रयुक्त किया ना, तो यह एक शब्द है, लेकिन इसे एक पद दे दिया, वाक्य के अंदर प्रयुक्त कर दिया, तो यह क्या हो गया? पद हो गया। यह क्या है? शब्द है। शब्द जब वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो जाता है तो क्या बन जाता है? पद है। और शब्द किससे बनता है?
शब्द देख लो, ये शब्द है राम, जैसे कि यहां लिख दूं मैं राम, तो ये शब्द है ना किससे बना, रे आ मैं ए, किससे बनाना, शब्द किससे बना, अक्षर से। तो शब्द का छोटा रूप क्या हुआ, अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं, न चरते इति अक्षरम, न चरते इति अक्षरम, जिसका कोई चरण ना हो। स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि हिंदी भाषा व्याकरण क्या है, जिसमें हमने बात कर ली थी हिंदी के बारे में और भाषा के बारे में। बीच में थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था तो वीडियो शूट नहीं हो पाया। देखिए हमने एक वाक्य लिखा था कि राम खाना खाकर जयपुर गया। यह एक वाक्य लिखा था मैंने। यह एक क्या है, हमारे भाषा का पार्ट है, भाषा का अंग है, वाक्य है ना। तो देखो वाक्य है ना, वाक्य भाषा का पार्ट है, वाक्य से मिलकर क्या बनती है, भाषा। अब देखिए हम वाक्य को तोड़ते हैं, इसका विखंडन करते हैं, राम खाना खाकर जयपुर गया। तो इसके अंदर ये क्या है, देखो राम, राम क्या है, पद है, खाना भी पद है, खाकर भी पद है, जयपुर भी पद है और गया भी पद है। हाँ इस पद का नाम होता है, जैसे कि राम है ना, तो राम क्या है, पद है, ठीक है ना। तो वाक्य किससे मिलकर बना होता है, पद से, पद से। अब देखो पद हकीकत में होता क्या है, पद होता है जैसे कि ये शब्द है ना, शब्द को जब वाक्य के अंदर प्रयुक्त कर देते हैं ना तो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। यानी शब्द को वाक्य के अंदर प्रयुक्त, ये शब्द है ना राम, इसको वाक्य के अंदर प्रयुक्त कर दिया। देखो राम खाना खाकर जयपुर गया, तो शब्द को वाक्य के अंदर प्रयुक्त करने में मतलब कि उसको एक स्थान दे दिया, शब्द को स्थान देने पर पद बन जाता है और उसे अपन बोलते हैं पद, है ना। तो पद किससे बना है, पद बना है शब्द से, शब्द से, ठीक है ना। शब्द किससे बना होता है, अब देख लो ये शब्द किससे बना है, राम है ना, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको राम, तो इसका हम विभाजन करते हैं, जैसे कि रे धन आ धन मैं धन ए, क्या बना, राम। तो किससे बना है शब्द, शब्द किससे बना है। अब देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, रा और मैं, यानी अक्षर से बना है, किससे बना है, अक्षर से। अक्षर किसे बोलते हैं, अब देखिए इसका खंडन थोड़ी कर सकते हैं हम, मतलब कि उसका एक खंडन करने पर अर्थ नहीं निकलता है ना। तो हम अक्षर बोलते हैं, न चरते इति अक्षरम, न चरते, देखिए न चरते इति अक्षरम, चरते इति अक्षरम, मतलब अक्षर क्या होता है, जिसका क्षरण ना हो उसे क्या बोलते हैं हम, अक्षर बोलते हैं, है ना। तो अक्षर का क्षरण नहीं, जैसे मैंने बोला हाँ, हाँ बोला, तो हाँ क्या है, एक अक्षर है, मतलब कि हमारे एक ही झटके के अंदर जो शब्द निकले और उसका अर्थ हो, जैसे हाँ ना आ जा, तो वो क्या हो गए, अक्षर हो गए। कौन कौन से हुए, जैसे आ जा, मैंने बोला हाँ ना, तो इनका एक अर्थ निकलता है, तो वो क्या हो गया, अक्षर। अक्षर किससे बना है, इसे देख लो, रे और रे किससे बनके बना है, देखें, रे आ मैं ए, किससे बना है, अक्षर। अक्षर बना होता है वर्ण से, देखिए वर्ण से क्या मिलता है, अक्षर, ठीक है ना। हाँ तो क्या हुआ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम लिख सके उसे क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। देखो और वर्ण बोलते हम जो ध्वनि उच्चारित करते हैं ना, हमारे मुख से जो भी ध्वनि उच्चारित करते हैं, जो भी ध्वनि हम निकालते हैं उसको लिखित रूप दे देते हैं, लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है। मतलब कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है और वर्ण का मौखिक रूप क्या है, ध्वनि है, ठीक है ना। हाँ तो भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित तो क्या है, वर्ण है, और मौखिक क्या है, ध्वनि है, ठीक है ना। तो हम भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण से बात करेंगे और उसके बाद अक्षर पढ़ेंगे, फिर शब्द पढ़ेंगे, फिर पद पढ़ेंगे, फिर वाक्य पढ़ेंगे, है ना। हाँ
यहां से हम व्याकरण को स्टार्ट करते हैं। देखिए व्याकरण का मतलब क्या हुआ कि एक शब्द बना किससे है, उसका पोस्टमार्टम करना क्या है व्याकरण है। किसी शब्द का पोस्टमार्टम करना ही क्या है, व्याकरण है। देखिए व्याकरण का मतलब हुआ कि जैसे कि हम एक नियमों का एक समूह बोल सकते हैं, नियमों का एक समूह है होना, एक रीति रिवाज होना, मतलब कि शुद्ध साहित्यिक सुसांस्कृतिक भाषा को रूप देना व्याकरण है। व्याकरण का काम क्या है भाषा के अंदर, व्याकरण का काम यही है कि कोई शब्द आया ना उसका पोस्टमार्टम करना, शब्द बना किससे है, उसको हम अलग कैसे कर सकते हैं, वो सब क्या है व्याकरण का काम होता है। जैसे कि एक डॉक्टर का काम होता है ना हमारे शरीर का पोस्टमार्टम करना, ऐसे ही भाषा का पोस्टमार्टम कौन करती है, व्याकरण करती है। तो व्याकरण किससे बना होता है, देखो वी उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक, ये संस्कृत का है, डुक्रिय धातु में ल्यूट प्रत्यय जुड़ने पर व्याकरण शब्द का निष्पादन हुआ। देखिए तो संस्कृत के अंदर एक नियम होता है कि ये लास्ट में हलंत वाला होता है ना, उसकी इत संधि हो जाती है, मतलब कि ये हट जाते हैं। जैसे कि वी आ और दो भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगी, ये संस्कृत का नियम होता है। क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय, ठीक है ना। ल्यूट प्रत्यय का क्या शेष बनता है, अनशेष बनता है। तो हाँ, और वी और आ में यण संधि होकर के व्या क्री का कर और ल्यूट का अण है, व्याकरण है, व्याकरणम, इससे व्याकरण बना, और ये मैं हटके के व्याकरण बना है, ठीक है ना। तो व्याकरण किससे बना है, तो व्याकरण का काम क्या होता है कि किसी शब्द का पोस्टमार्टम कर देना, है ना, व्याकरण का काम होता है। अब देखिए व्याकरण के अंदर हम शुरुआत से पढ़ते हैं कि वर्ण, अब हम वर्णों की बात करेंगे। देखिए वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है, जिसे हम लिख दें वो वर्ण है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखो एक तो होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, और एक होता है अयोगवा है, अयोगवा है, ठीक है ना। एक स्वर, एक व्यंजन और एक अयोगवा है, 3 प्रकार। जैसे कि एक मैं बताऊं, जैसे कि पै लिखा मैंने, पै, तो इसे और भी विभाजन, ये एक वर्ण है ना, इसे विभाजन कर दो, पै धन ए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया स्वर और ये हो गया व्यंजन। अब अयोगवाय का क्या चक्कर है, अयोगवाय का क्या चक्कर है, जैसे मैंने लिखा राम है, ये लगाया है ना विसर्ग, ये अयोगवा है। अयोगवा क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसका गुण है ना, न तो स्वर जैसा है और न ही व्यंजन जैसा है, इसीलिए इसे अयोगवा बोलते हैं। एक और आता है अयोगवा के अंदर, अयोगवा के अंदर 2 आते हैं, एक तो आते हैं विसर्ग और एक आता है अनुस्वार, बोलते हैं ना हम अनुस्वार, जैसे कि अंग और है, ये 2 अयोगवा सब वर्ण है, ठीक है ना, अयोगवा बोलते हैं इसे। अब देखिए हम स्वर की बात करेंगे। स्वर किसे कहते हैं, हमारे फेफड़ों से जो भी ध्वनि निकलती है ना, हमारे फेफड़ों से जो भी ध्वनि निकलती है वो बिना किसी विरोध के बाहर निकल जाए, वो क्या है, वर्ण। मतलब कि वर्ण को ये स्वर को बोलने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती और ये बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्वर। ये तो परिभाषा वगैरह है, रट लेना, लेकिन समझ लो कि भाई स्वर होते क्या है, ठीक है ना। हाँ, तो स्वर क्या होते हैं कि जैसे कि ए बोलो, आप ए बोलो, किसी का भी अवरोध नहीं, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग, अंग तो क्या हो गया विसर्ग, औ तक बोलो, हमें जोर भी नहीं आएगा किसी भी प्रकार का। तो क्या हुआ कि स्वर को बोलने में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं आता, फेफड़ों से जो भी ध्वनि निकलती है वो स्वतंत्र होकर के निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। स्वर कितने होते हैं, हमारे हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से, देखिए ए,
ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। ये क्या है? 11 स्वर है, ठीक है ना। अब तो मात्रा किसे बोलते हैं? जो इनका उच्चारण काल होता है ना, उसे मात्रा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं ये तो क्या है? स्वर है। कितने हो गए? 11। तो मैं इसके अंदर एक व्यंजन को सेट करता हूं। जैसे कै को कर दो, इसे सेट करो। कै, का, की, को, कु, क्री। इसकी एक मात्रा लगेगी के, कई, को और कऊ, ठीक है ना। तो हम इसकी मात्रा की बात करते हैं कि मात्रा कितनी लगी। तो मात्रा देखो, कै की कोई मात्रा थोड़ी है। कै को बोलने में टाइम थोड़ी लगता है, उच्चारण काल में ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना, तो इसकी कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। इसकी देखो, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा और ओ की मात्रा और औ की मात्रा, ठीक है ना। तो मात्रा कितनी होगी? मात्रा हुई 10 और स्वर कितने हो गए? 11, ठीक है ना। अब हम स्वरों का विभाजन करते हैं, ठीक है ना। देखिए स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन सर्वप्रथम हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मतलब स्वर आए कहां से, है ना। तो सर्वप्रथम आया हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति या जन्म के आधार, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन करेंगे। उत्पत्ति का मतलब ये आए कहां से। तो हमने पढ़ा था संस्कृत के अंदर की माहेश्वर सूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। ए, ई, ऊनी, री, लरी, कै, ऐ, ओंग, ऐ, ओ, से ऐसे करके होते हैं। आप संस्कृत के अंदर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। तो वो सूत्र आए कहां से? तो शिव जी के द्वारा डमरू बजाया गया और डमरू के द्वारा जो भी ध्वनि निकलनी ना, उनको महर्षि पाणिनि ने लिखित रूप दे दिया। लिखित रूप को क्या बोल दिया? ध्वनि को लिखित रूप दे दिया, उन्हें वर्ण बोल दिया और ये 14 सूत्र निकाल दिया उन्हें, लिखित रूप दे दिया। तो उनका पहला सूत्र था ए, ई, उ, ण। दूसरा था री, लरी, कै, ठीक है ना। तो संस्कृत के अंदर होता है कि ये हलंत वाला होता है ना, आधा, इसको हम मिटा देते हैं। ये कि इसका वो हो जाते, इत संधि हो जाती, इत संज्ञक बोलते हैं इन्हें। तो इसका क्या बचा? ए, ई, उ और दूसरे का बचा री और लरी। ये लरी है ना, ये संस्कृत के अंदर काम में लेते हैं। री हिंदी के अंदर एक ही लेते हैं, इसका छोटा रूप है ना, यही काम में लेते हैं हिंदी के अंदर। और संस्कृत के अंदर इसका बड़ा रूप होता है और इसका भी एक बड़ा रूप होता है जिसे हम प्लुप्त बोलते हैं, प्लुप्त स्वर, ठीक है ना। ये संस्कृत के अंदर आता है ना। हाँ, तो ये चार क्या हो गए? उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर, मूल स्वर कितने हो गए? 4। कौन कौन से? ए, ई, उ, री, ठीक है ना। ये 4 स्वर हो गए उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर, ठीक है ना। अब इससे इसको जोड़ करके बनाने हैं हमने, बाकी बच गए वो स्वर, ठीक है ना। तो कौन से बच गए? उन्हें हम बोलेंगे संधि स्वर, संधि स्वर। अब देखिए ए, ई, उ, री 4 स्वर है, इससे बनाने हमें ऐसे बोल दिया जाए कि आपके पास 4 लाख रुपए है और उसको 11 लाख रुपए बनाने, तो कैसे बनाएंगे? तो उसको हम ऐसे बनाएंगे भाई कि ये 4 लाख है ना, उसे ब्याज पर दे दो और ब्याज पर देंगे तो उसका ब्याज जुड़ेगा तो 11 लाख बनेंगे, जितना भी टाइम लगेगा। तो जैसे कि ए के अंदर ए में ए जोड़ा क्या बना? आ। ई में ई जोड़ा क्या बना? ई। और उ में उ जोड़ा क्या बना? उ, ठीक है ना। ये हो गए
तीन तीन और हो गए, चार थे, चार मूल स्वर थे, उनसे हमने तीन और उत्पन्न कर लिए। और देखो देखो अब देखो एस और आ है ना, इसमें हम जोड़ देते हैं ई और ई, तो क्या बनेगा ए आ और ई जोड़ने पर ए और आ है ना, इसके अंदर ऊ और ऊ जोड़ते हैं, क्या बना ओ। अब देखो ए और आ में ए जोड़ते हैं, क्या बना आई, और ए और आ में ओ जोड़ते हैं, क्या बना औ। तो ये कौन से हो गए, ये चार तो हो गए मूल स्वर और बच गए 11 सॉरी 7 7 बचे, वो कौन से हो गए संधि स्वर, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है ना। तो ये हो गए संधि स्वर, ठीक है ना। ये तो हो गए संधि स्वर, ये हो गए मूल स्वर। ये उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन दो प्रकार से होता है, एक तो मूल स्वर और एक संधि स्वर। इसे हम उपार्जित स्वर भी बोलते हैं, किसी से अर्जित हुए है ना, अर्जित स्वर उपार्जित स्वर भी बोलते हैं। कितने हो गए, ये 7 हो गए, ठीक है ना। अब देखिए अगला विभाजन करेंगे हम, पहला गया उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए दूसरा करेंगे हम, दूसरा करेंगे उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल किसे बोलते हैं, दूसरा विभाजन पहला कर लिया हमने उत्पत्ति के आधार पर कि वे स्वर आए कहां से, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, कौन से, एक मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर, जिसे हम अर्जित स्वर भी बोलते हैं, उपार्जित स्वर भी बोलते हैं। तो संधि स्वर कौन से हो गए, संधि स्वर माहेश्वर सूत्र से बने थे, कौन से थे, ए ई उ री, ए ई ऊण री लरी क, है ना। तो उससे क्या बन गए, संधि स्वर बन गए। कौन कौन से बने थे, ए ई उ और री, और बच गए वो, सॉरी संधि स्वर नहीं मूल स्वर, ए ई उ री, ये तो थे मूल स्वर और बच गए वो संधि स्वर। संधि स्वर इससे ही बना लिए थे। दूसरा करेंगे हम उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल किसे बोलते हैं, मतलब कि स्वरों को बोलने में कितना टाइम लगता है, उसे उच्चारण काल बोलते हैं। उच्चारण काल को हम मात्रा भी बोलते हैं, मतलब मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार की। कौन कौन से, देखो पहला तो हुआ उच्चारण काल पे, मतलब कि एक में तो जिसको कम समय लगता है, दूसरे को जिसको थोड़ा उससे ज्यादा समय लगता है, और तीसरे को उससे भी ज्यादा समय लगता है। जैसे कि मैं बोलूं उसे कि दीर्घ स्वर, मतलब छोटा स्वर, छोटा स्वर, या एक मात्रिक, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे, उसे एक मात्रिक स्वर, ठीक है ना। दीर्घ स्वर, छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर। इसके अंदर बोल करके देख लो कि किस में कम समय लग रहा है, बोल के देखो, ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। इसके अंदर बोलोगे ना तो आप देखोगे कि ए ई उ और री, इनको बोलने में कम समय लगता है। जैसे कि ए बोलो और आ, ए आ, तो आ से ए को कम समय लगता है, तो ए क्या हो गया, एक मात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर या छोटा स्वर। जैसे ई, इससे ये छोटा है ना, छोटा स्वर, इससे ये छोटा है, छोटा स्वर। ये री छोटा वाला री है, बड़ा वाला री संस्कृत के अंदर आ गया, है ना। तो ये ए ई उ री कौन से हो गए, दीर्घ स्वर, छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर। इनमें एक मात्रा का एक मात्रा लगती है। मात्रा का मतलब हो गया उच्चारण काल, मतलब बोलने में जितना समय लगता है, इसे हम ऐसे कहते हैं 1 सेकंड का समय। ए ई उ री आप बोल करके देखोगे ना, तब पता चलेगा कि भाई बोलने पर हमें महसूस होती है कि भाई हाँ हकीकत में कि इसे कम समय लग रहा है, छोटा समय लग रहा है ना। इसलिए मुझे छोटा स्वर या दीर्घ स्वर या एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। कौन कौन से, मूल स्वर, इसे हम मूल स्वर भी बोलते हैं। ये स्वर क्या होते हैं, मूल स्वर, यही होते हैं मूल स्वर। मूल स्वर कौन से, ए ई उ री, यही दीर्घ स्वर, छोटा स्वर और एक मात्रिक। दूसरा देखो, दूसरा हो गया दीर्घ का गुरु स्वर, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें देख लो कि इनसे कौन बड़ा है, ए से बड़ा कौन सा है, आ। मतलब कि ए को जितना टाइम लगता है ना, उससे दुगना टाइम लगता है आ को बोलने में। तो एक तो आ गया आ,
ई को जितना टाइम लगता है ना उससे दुगना समय लगता है ई। बोल के देखो ई, ऊ से इसे ऊ, और देखो ए आई ओ औ, मतलब कि जितने बच गए ना 1 2 3 4 5 6 7, ये 4 तो हो गए एक मात्रिक दीर्घ स्वर या छोटा स्वर, और ये बच गए ना 7, ये हो गए गुरु स्वर, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर। ठीक है ना। अब तीसरा कौन सा होता है, तीसरा भी बताएंगे, जरूर बताएंगे। देखो तीसरा हो गया, इसे आप नोट कर लेना। तीसरा स्वर इन्हें बोलते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, ये क्या खखड़ है। ये देखिए प्लुप्त का मतलब होता है लंबा, बड़ा, उछला, है ना। जैसे कि एक शब्द बोल करके देखो आप, ओ, मैंने बोला ओम, टाइम ज्यादा लगा ना। देखो ओ ओम, ज्यादा टाइम लगा ना। इसका मतलब होता है कि इससे भी 3 गुना समय लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। ये हमने देखा है, ये देखा ना हमने ओम। अब इसे हम, आप ऐसा नहीं मानेंगे, देखो ओम ओम, तो ये बीच में क्या है, ये प्लुप्त मात्रा है, प्लुप्त की मात्रा है ओम। ये तो देखा है लिखा हुआ, ये सभी होते हैं। जैसे आप बुलाओ, देखो ए बोलो, मैं यहां लिख रहा हूं ए में ए जोड़ो, क्या आया आ, ए इसी जोड़ो, ए, क्या हुआ ए, ठीक है ना। आ, तो ये क्या हो गया, आ का प्लुप्त स्वर, है ना, आ का प्लुप्त स्वर। तो ये सभी स्वर है ना बच गए वो, ये क्या हो गए प्लुप्त स्वर हो सकते हैं जब लंबा बोल देते, जैसे कि ए आ ई, मतलब कि इससे भी ज्यादा टाइम लग रहा है ना, तो वो प्लुप्त स्वर हो गए। जैसे कि ए आ ई ऊ ऊ ओ, बोला था ना ओम, यही है वो। ठीक है ना। तो उच्चारण काल के आधार पर, मतलब कि बोलने में कितना समय लगता है, टाइम कितना लगता है, उसके आधार पर 3 प्रकार के हो गए, दीर्घ स्वर, छोटा स्वर, एकमात्रिक स्वर। वो कौन से, ए ई उ री, इसे मूल स्वर भी बोलते हैं। दूसरा हो गया गुरु स्वर, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर, आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है ना। प्लुप्त स्वर का मतलब होता है उछला या बड़ा, लंबा या उछला। ठीक है ना। हाँ, ये नोट करो आप। अब हम आगे बढ़ेंगे, उच्चारण काल के आधार पर हो गया ना। हाँ, अब देखो तीसरा विभाजन आता है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ क्या होता है, होठ, अपा होठ बोलना, होठ को नहीं है वो, क्या है ओष्ठ, ओठ। ठीक है ना। हाँ, तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओंठ बोलते हैं, ओंठ की या ओष्ठ की आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर अब देखो वो होठ की आकृति के आधार पर 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होठ गोल हो जाए, बोलना नहीं जा मैं, कौन सा स्वर है जगह बोला गोल हो जाए, बोल के देख लो। इन आपने बोला वृत्ताकार स्वर, देखो वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार का मतलब जिन स्वरों को बोलने पर होठ होठ की आकृति गोलाकार हो जाती है, वृत्ताकार हो जाती है। बोलो, बोल के देखो, कोई वह के गोल है, डंडा गोल है, हट दो। देखो ऊ बोल के देखो, होठ बाराण लाग रहा, ऊ घरे बैठे बैठे बोलो, बेटे का बापो बोले ही ना क्या भगो। हाँ, ओ और औ, ये 4 स्वर है। अंत बोल के देखो ऊ ओ औ, होठ मारा नहीं, मेरा आन लाग रहा, देखो कैमरा तक आन लाग रहा, थारा भी आना चाहिए ऊ ओ औ। 4 और बच गए वो अवृत्ताकार स्वर। कितने बच गए,
सात। ठीक है ना। तो औसत या होठ की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। वे स्वर जिनको बोलने पर होठ बार आवे, वृत्ताकार स्वर, होठ बार ना आवे, अवृत्ताकार स्वर। हाँ, आगे देखो, अगला विभाजन करा आप जीवा की आकृति के आधार पर, है ना। देखो, एक तो होता है कितने प्रकार, तीन प्रकार के, चार, जीवा की आकृति के आधार पर, और एक इसी के साथ और करवा देता हूं, बहुत ही सोरा टावर हो, याद को नहीं, मैं क्या नहीं, मेरे ही को नहीं हो गया याद, तारा तो क्या होगा इतना जल्दी, है ना। तो याद करवा दूंगा मैं था ना। एक तो जीवा क्या करती, आ काट ले जीभ बारे दिखती कौन लगी जीभ था ना, ठीक है ना। और एक हो गया मुख के खुलने के आधार पर, मतलब थोबड़ो खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर। यह कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार का हुआ है। गौड़ को नहीं समझा दूंगा। देखो, एक वह संवृत स्वर, एक वह इंगो अद्धो अर्ध संवृत स्वर, एक वह विवृत स्वर, ए थार सुनेड़ा ही कौन लग यानी मेरा ही कौन सुनेड़ा, और एक वह अर्ध विवृत स्वर। रेटिंग तो टावर थार समझ आती कौन लगी, मैं टाबर हूं, रेटिंग नहीं समझा तो फेल कर लिया यारो ये भाई। अब देखो, ये आपा दो आधार पर, देखो जीवा की आकृति का आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर मैं था रटाई दी और समझाई दी, थोड़ा फील भी कर लिया। फील थे जल्दी करो पोगा तो घरे बोल लोगा नहीं जद, अरे ये बोलना थोड़ा बहुत पता ही कौन सा है, बेरो कौन सा भाई खटू बोली जी रहा, ठीक है ना। तो अपा जीवा बारह निकाल ली, जीवा की आकृति का आधार पर करांगा। तो जीवा की आकृति का आधार पर ये देखो तीन पार्ट कर दिया मैं। ओके, अगला पासो ओ, बिचला पासो रो, लेल्डो पासो, ठीक है ना। अगला पासन बोला अग्रभाग, अग्रभाग, ठीक है ना। इसे बोलते हैं मध्य भाग और इसे बोलते हैं पश्च भाग। आगलो और बीचलो और लेल्डो, ठीक है ना, मारवाड़ी में, ठीक है ना। अग्र, मध्य, पश्च, ये कैसे याद करें? तो इसका एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बता देता हूं आपको। देखो, अग्र है ना, इसे आप अग्रिय लिख लो, अग्रिय। इनमें कौन सा स्वर आ रहा है? ई और ए, तो अंग बाइडा ही लिख दियो। एक तो ई और एक ए आ रहे हैं, तो अंग बाइडा आ जाएगा, मतलब ई ए आई, ठीक है। अगर के अंदर ऐसे अग्रिया पढ़ो आप, ताकि आपको याद हो जाए। आपने तो बब्बो आना चाहिए, कीन क्रियाओ, लेर कराओ, अग कराओ, ऊपर कराओ, नीचे कराओ, कीन क्रियाओ, बब्बो आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर का अगर स्वर कौन से होते हैं? जो आगे जीभ का अगला भाग है ना, जिससे बोले जाते हैं। ई बोल के देखो, ई ए आई, यहाँ लागो जीभ का ठड़ है, बोल के देखो अगला पासवर्ड है ई ए आई, ये ना याद है तो अग्रिय याद रखो, अग्रिय 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 याद हो जाएगा, ई ए, ठीक है। अग्रिय। मध्य के अंदर एक क्या इन रट लियो टाप रखी को नहीं, ए बोल के देखो, यहाँ लगता जीभ के बीच में से आ गया बेटो, वो ए, और बच गया इसका पश्चिम में, आ बोलो आ, ठीक है। और अब आप बोलो ऊ बोलो, ऊ री, और ओ औ। आगे आगे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। इस आधार पर हम याद कर सकते हैं, जैसे कि अग्रिय, अग्रिय पढ़ो, अगर स्वर है ना, इसे याद करने के लिए अग्रिय पढ़ो, अग्रिय पढ़ो तो ई ए अग्रिय ई ए, अग्रिय में कम से कम यहाँ तो आने बैठेगा बापो, ई और ए आने लग रहे हो, याद कर लियो ई ए आई, ठीक है ना। ये हो गया अग्र। मध्य के अंदर एक रट लियो, अरे कह कबूतर आ रहा है तो रटे हो, अने रटा रहे हूं बस। ए पढ़िया को नहीं तब बराजद ए आ ई पढ़िया नहीं बारकड़ी, अनार मोटा ताजा आम फलों का राजा, घना रट्या टाबरो, अब वो रट लियो क्या तो मध्य के अंदर ए आवे और पश्च के अंदर बच गया इसका सारा आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा बता दूंगा, यूं पहले होता ना मुख आधार पर। अब देखो संवृत स्वर, इनमें देखो अंग मतलब वो है कि मुंह की तो खुला है, थोड़ो खुला है, पूरा खुला है,
थोड़ा कम खुले, थोड़ा ज्यादा खुले, एकदम पूरा ही खुल जाए। विपरीत का मतलब एकदम पूरा खुल जाए। अब अंगमान तो एक स्वर इश्यू है, देखो बोल के देखो, हर सोबड़ा पूरा खुल जाएगा। जे देखो आ, बोलो आ, तो विपरीत स्वर का मतलब है मुंह पूरा खुल जाए, आ एक आवेगा। और आपने बोलना थोड़ा पता कौन सा है। विपरीत को अर्ध है, अर्ध विपरीत, मतलब कि अर्ध विपरीत को मतलब हो गया कि बे स्वर जगह ना विपरीत कम मुंह खुले। अबे आपने याद ही को नहीं है, नया बोलना पता चल रहा है भाई, बोल गई क्योंकि अपन नेप कौन सा इंच टेप लेके बैठ जाओ और नापन लग जाओ भाई का। आ बोले कितना टाइम लग गया है, आ बोले भाई 2 इंच मुंह खुल लिया अपनो, और बाद और बोल के देखा काल लो यार इंच टेप ही ना कौन लगे, तो क्या करेंगे रटा दूं मैं था। तो समृद्ध से रटो, खटा खटा रटनो ले, रट लेना चाहिए, टाबरो टाबनो नाक को लगे बब्बो आना चाहिए। समृद्ध से रटो का नहीं, जब अट ई ए आया, ए आई आया नहीं, अटते ए न मत रखो, ई और ऊ रख दो, ई ऊ, ठीक है नहीं। समृद्ध स्वर के अंदर ई ऊ रख दो, बोलना पता चलेगा बाद में, पूरा करे बाद में, है ना। अर्ध समृद्ध का मतलब ए है नहीं, अंग आधा कर दो, इंग वादो है नहीं, और इंग वादो ओ है, तो अर्ध समृद्ध के अंदर आ जाएगा ए ओ, बच गया जगह अर्थ दो। यही थे करे ना, याद करने की कोशिश करो, याद हो जाएगा। अब बच गया नहीं भाई, अंदर रख दो, कौन सा बच गया, एक दो ए बच गयो, आ गयो ई ऊ आ गयो, री, ठीक है ना। फिर आई और औ, गिन लिया ना, 4 4 8 3 11, ठीक है ना। अब देखो बोल के देखो, विपरीत स्वर बोलोगा नहीं, विपरीत स्वर का मतलब है मुंह पूरा खुला को, आ बोलो, आ बोलो ना, मुंह पूरा खुला को। अब तो ए बोलो, महसूस करोगा नहीं, थे फील करने की कोशिश करो, बस फीलिंगो ही खेल है टाबरो, और की कोनी नहीं। फील करोगा तो मजा आएगा, नहीं फील करोगे तो यहाँ लगा कौन है के कोई मतलब कोनी है। देखो आ, अब बोलो ए री ऐ औ, यहाँ लगे जाना मुंह आपनो आ में खुलियो नहीं, थोड़ा सा कम खुलियो, ठीक है ना। अब ते अर्ध समृद्ध स्वर पढ़ो, देखो ए ओ, है ना। अब पढ़ो ई ऊ, थानिया लगा ए ओ बोलिया नहीं भी थोड़ा ज्यादा खुलियो, और ई ऊ में थोड़ा कम खुलियो। तो टाबरो समझना कोनी कई चीजा की समझना, नाको कौन लागे मान रट लेनी चाहिए भाई। बात है कहे कि फोटो फोन में डाउनलोड ना, अभी स्क्रीनशॉट मार लो कि कोनी नहीं, ठीक है ना। हाँ एक और बता दी, बताना ही पड़सी भाई। देखो जीवा की आकृति के आधार पर और सोबड़ा खुलने के आधार पर, मुंह के आधार पर, ठीक है ना। तो जीवा की आकृति के आधार पर देखो, जीव 12 काट दी में थे या नहीं, यहाँ घरे यहाँ मनाने की कोशिश करो, यहाँ मना के पटोगा टाबरो याद हो जाएगा। और खान के लेना याद होना चाहिए, बब्बो आना चाहिए। एक चीज ध्यान रखो, नहीं अगला भाग है, बीचला भाग है, अगेलो भाग है, ठीक है नहीं। इन्हें बोला अगर, अगर भाग ये है मध्य भाग और ये है पश्च भाग, ठीक है ना। अब अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, पत्तो कौन चल रहा है, ये तो मैं तुम्हें बता दूं, ई और ऊ बोलो, ई और ए आई, ई और ए आई बोलो, ई और ए आई बोलो, थानिया लागो जीव का अगला पास बोल धीरे। लेकिन इन याद कर लिया नहीं, बड़म नहीं खत्म बोली जा। इन देखो अगर ये लिखो, इन अगर ये, तो अगर ये में ई और ए आया नहीं, अंग बाइला लिख दो, वार है मेरा 56 पाठ, मैं तन साटू तू मन साट, कन्ना कन्ने लिख दो, देखी जे ई ए आई, मध्य के अंदर ए याद कर लो, बच गया जगह पश्चिम में आ लो। समृद्ध अर्ध समृद्ध विपरीत को एक को पता चल है, विपरीत में आवेगो क्योंकि वो बोले मुंह पूरा खुला गो। अर्ध समृद्ध के अंदर देखो अड ई लिखा नहीं, अड लिख दो ई ऊ, जीव जो रट लियो रे ई ऊ। अर्ध समृद्ध स्वर के अंदर ये देखो, एक आई गो अर्धो के और औ गो अर्धो के, अपन लिख दो ए और ओ, बच गया जगह अर्ध विपरीत स्वर में, ठीक है ना। हाँ तो ओ आपने जीवा की आकृति के आधार पर हो गया। जीवा की आकृति के आधार पर स्वर 3 प्रकार का है, कौन कौन सा है, अगर स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अगर स्वर में आ जाए ई ए आई, मध्य में ए आवे, बच गया जगह पश्चिम आवे, ये याद करो बस। अर्ध देखो विपरीत स्वर आ जाए, समृद्ध स्वर ई ऊ आ जाए, अर्ध समृद्ध स्वर आ जाए ए औ ए ओ, और अर्ध विपरीत स्वर बच गया जगह, ठीक है ना। ये याद करो थे ना को लाग गया को बस। अब देखो आगलो पढ़ना पा
याद होगा कि माड़ा मोटा घरे याद करने की कोशिश करो, टाबरो होने लग जाएगा। देखो हाँ, अब आगलो है कि स्वर तंत्र का आधार पर ओ के खाकड़ है कितना आ गया रे, 500 आ गया लग गया, जो भी हुआ साथ में देख दो। स्वर तंत्र के आधार पर स्वर तंत्र क्या खाकड़ है, ओ अठो गला में पड़ो नहीं जठो आपा दबनी निकले स्वर निकले वही स्वर तंत्र है। मुंह बना के दिखाऊंगी ना बनानो तो कन्या बन थार का बना दिया रे। यहाँ ना क्या गुरु जी के बनाए होते हैं थार खातर बनावा भाई, क्या बना दिया बनाना इन थोड़ो होता है। ओके है आगे आगे थान बेरो होट है ओस्ट, ओस्ट के बाद में क्या है दांत है ना, और नीचे नीचे थान बेरो है क्या है कंठ है, कंठ ऊपर क्या है यहाँ का नहीं मारे चपेट तो जीव ताड़ू में छिपा दूंगा वो बात है, इन बाद में ताड़ू तालू। अब दांत और ताड़ू के बीच में क्या है, अब यहाँ मत बोले कहीं कहीं महारथी बोलेगा जीव है, जीव को तो कर लियो बेटा बाहर निकाल के, जीव ने तो बाहर ही निकाल दी ठीक है ना। तो इन अंदर तो देखोगा नहीं तो ताड़ू और दांता के बीच में जबाड़ा हुआ है, आप नहीं जबाड़ा कौन दिखे चिपा दूंगा बे जबाड़ा, जबाड़ा ने क्या बोला आप मसूड़ा, मसूड़ा ने क्या बोला मुर्दा, ये याद कर ले देखिए ठीक है ना। तो हमारे कर्म हुए कंठ तालू मुर्दा दंत ओष्ठ ठीक है ना। अब इन ई क्रम में याद करो कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, बोलो दबा दो घर बैठे बैठे बोलो कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ रट लियो जिया थे नंबर याद करा क्यों लगेगा क्या तो करी रखे हो जे याद कर लियो कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ ठीक है ना रट लियो आने। देखो कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ नीचे चालू है वो क्योंकि स्वर निकला नहीं बेटा पहले पद नीचे निकले अठो देखो पहले पद कंठा का नाम है गो, फिर ताड़वे का नाम है, फिर मसूड़ा का नाम है, फिर दंता का नाम है, फिर होठो निकल गए बारह जाएगो बहुत जहर बहुत जहर ठीक है ना। हाँ तो ये वास्तव क्रम लिखा रटना के पीछे भी कारण बता रही हूँ। हाँ तो कंठ कंठ के द्वारा कौन कौन सा स्वर बोली जाए बोलो ए आ है नहीं पहली दो है नहीं बन इम रख दो ए और आ। अब थे बोल के देखो यहाँ मत बोलो कि भाई वो तो भाई रटा रहे हो देखो ए बोलो ए आ थानिया लगो अट्ठे सी अड़े है थोड़ो बतिया लगे अटकर निकला है नहीं ए आ महसूस करो तालू ए आगला है नहीं ए तालू में रख दो ठीक है। मुर्दा मुर्दा दंतोष्ठ, अब देखो ए आ ई तो आ गया बच्चों के ऊ, अब ऊ बोल के देख लियो पतो साल लगो था ना देखो ऊ ऊ ओ औ ऊ ऊ ओ औ ये मेरा होठ आगे को नहीं आने लग रहा आगे होठ ऊपर जाए देखो कैमरे तक जाने लग रहा है तो कौन कौन सा आ गया ऊ ओ औ ठीक है ना ऊ ओ औ ये कौन से हो गए ओष्ठ। दांत तो कोई शब्द को नहीं बोली जाए, दांत तो एक ही को नहीं बोली जाए बोल के देख लो ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ ईशाई को नहीं बोली जाए ठीक है ना। व्यंजन बोली जाए व्यंजन बोली जाए स्वर को नहीं बोली जाए ठीक है ना। मुर्दाओं एक बोली जाए री मतलब री थे बोलो निया लगे मुसड़ा करा री 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 मुसड़ा कन अड़ रहे फील करो बेटा है री है ना। अब बच्चा कितना दो कौन सा बच गया रे ए ऐ दो बच्चे नहीं दो नंबर में रख दो बेटी के पापा ने ओ लो कौन सा बच्चा है ए और आई। अब थे टाबरो एन थे बोलोगा नहीं ए थानिया लगेगा तो बापड़े थोड़ा सा कंठ ही निकले तालो भी निकले तो कंठ तालो में रख दो देखी जाए ए हो गया कंठ ताला भी है कंठ ताला भी है। अब यही ओ बोलेगा तो थानिया लगेगा कंठा निकले और होटो निकले देखो ओ कंठ का भिड़ गया होटांगन करावे तो ए भी क्या हो गया दो कंठोष्ठ ध्वनि कंठोष्ठ ठीक है ना। हाँ
तो वो आपने स्वर तंत्र मतलब ई खाकड़ के आधार पर इन्हें रट रट लियो रे, खाकड़ के आधार पर स्वर तंत्र के आधार पर स्वर कितने प्रकार के विभाजन कर सकते हैं? 5 प्रकार से। कौन सा? कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ। बस मतलब कि बार बार तो बोलो का नहीं, अभ्यास करो और बोलने की कोशिश करो तो तना अपने आप लगे भाई का ए आ बोलना कंठों निकले, ए आ यहाँ लगे कंठों निकले। पेपर में आवेदन वही बताऊंगा था कि यहाँ प्रश्न बिन क्या हैंडल करना है ना। हाँ, तालु ई और ए आई कंठ और तालु दोनों मिले। मुर्दाओं री ओष्ट उ ओ औ, ठीक है ना, ओ औ कंठ और ओष्ट दोनों, ठीक है ना। दांत तो कोई बोली जाको नहीं, और स्वर तंत्र के आधार पर विभाजन हो गयो, ठीक है ना। अब देखो आगे एक और आप पढ़ांगा, लिख लिया है ना, घर आगे चेक करूंगा कौन लिखो और कौन को लिखो। अब देखो अगलो है अपनो नासिका के आधार पर। ओ किस भाई मतलब ना को ध्वनि निकले नहीं बेस्वर किस्या है, ना को ध्वनि नहीं निकला बेस्वर किस्या है, ठीक है नहीं। हाँ तो 8 नंबर आ गयो नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर, तो नासिका के आधार पर मतलब स्वर 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? अनुनासिक स्वर और अनअनुनासिक स्वर। देखो अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। दूसरो है अनुनासी। देखो टावरो कितना दोहरा दोहरा नाम है, बोलने में जोर है। अनअनुनासिक स्वर, ठीक है ना, सही है क्यों? अनअनुनासिक स्वर, ठीक है रे, फील कर लिया आप। अनुनासिक स्वर का मतलब क्या है? अनुनासिक स्वर का मतलब अनु प्लस नासिक, मतलब नासिका का अनुसरण करता हो, मतलब वे स्वर जिनको बोलने पर ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, ठीक है ना। मतलब चंद्र बिंदु वाला स्वर आवा नहीं, वे सारा ई में रख दे, देखी जाए ए आ ई, ठीक है ना, आदि मतलब सारा का सारा जगह के ऊपर चंद्र बिंदु लाग गई वे अनुनासिक स्वर और टोटल स्वर बच गया नहीं ए आ ई निर्नुनासिक स्वर, ठीक है ना। अनुनासिक का मतलब जान गया थे? अनुनासिक का मतलब है कि मुंह और नासिका दोनों ध्वनि साथ साथ में निकले, बोले दो ठीक है ना, याद कर लिया ना। अननुनासिक स्वर का मतलब नासिका को अनुसरण कौन कर रहे हो भाई, तो नासिका अनुसरण तो यही कौन कर रहा स्वर 11-11 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब देखो तो आपको एक थाना मैं बढ़िया सी चीज बताऊं, एक तो है अनुनासिक स्वर, एक है अनुस्वार। चीज ध्यान दियो, एक तो है अनुनासिक स्वर, एक है अनुस्वार। बता दूं थोड़ा सा, अनुस्वार है ना, अनुस्वार अयोग ओ आवे नहीं अंग, ओ क्या अनुस्वार मतलब इंगो ज्यादा अनुस्वार के अंदर क्या है, आप ज्यादा बोलेंगे ज्यादा पार्ट ना को निकला अंग अंग अंग, नासिका ध्वनि ज्यादा निकला, ये वास्ते अनुस्वार बोला है। और अनुनासिक स्वर में कुछ कुछ समथिंग 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 ध्वनि की है कि नाक से भी निकले और मुंह से भी निकले, ठीक है ना। हाँ और अनुस्वार को देखो प्रकृति किसी की अनुस्वार की प्रकृति हुए अयोगवाई भी हुए और व्यंजन का समान हुए है ना, और अनुनासिक स्वर की स्वर का समान, ठीक है ना। स्वर का समान क्यों? थोड़ा टाइम कम लगे, ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। हाँ तो आज चीज ध्यान रखिया। तो आज आप बात करिए भाई स्वरांग विभाजन, स्वर कितना प्रकार का वह स्वरांग विभाजन के वह, ठीक है ना। तो अब आप ये पढ़ लो, ईश्वर थारा भी वीडियो लंबो को नहीं हुआ और ठीक है ना, ज्यादा जोर ना हुआ, स्वर पढ़ लियो पूरा समझ आ गया ना। स्वर क्या कहे? स्वर का मतलब वो है फेफड़ा जो भी ध्वनि निकले नहीं बस सीधी निकल जाए, सोरी सी निकल जाए, बीच में कोई रुकावट को नहीं है, स्वर है, ठीक है ना। ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ठीक है ना। स्वरांग विभाजन करियो आप। स्वरांग विभाजन मतलब एक और ध्यान रखिए, स्वर की प्रकृति स्वतंत्रतात्मक है, मतलब कि स्वर स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र है। व्यंजन स्वतंत्र कौन है? व्यंजन बोलना नहीं भी स्वर को सपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि सपोर्ट हो है ना, तो व्यंजन में सपोर्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ अब आप पढ़ांगा अयोगवाही, व्यंजन को अगला पार्ट बना दूंगा मैं, अयोगवाही।
अयोग्यवाही। अयोग्यवाही पहले तो इन वह कौन कौन सा वह देखो, एक तो वह अंग और एक वह अह, अंग और अह। अयोग्यवाही क्यों बोलना, एक दूसरा नाम ओ वह भी, मतलब ओ है नहीं अह विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। तो विसर्ग की प्रकृति किसी की वह गति अवरोधक, बता शू क्या वह स्पीड ब्रेकर का टाइप हुआ, मतलब कि ग ते ये वे रो दे के टाबरो सुंदी गंधरो पूछा। एक और शब्द शुद्धि गंधर पूछा है, सही शब्द कौन सा है, गत्यावरोधक वह या गत्यावरोधक वह, ध्यान रखा आज हेलो गति प्लस अवरोधक क्या बनो व्यंजन संधि होगी, सॉरी शक्तिमान, यण संधि होकर के ई के सागे ए या उ जुड़े नहीं, तो क्या हो ई का ए होकर के गत्य अवरोधक, ठीक है ना, गत्य अवरोधक हो गया, ठीक है ना। गत्य अवरोधक बोला नहीं वो गलत है, क्यों है गलत है, क्योंकि आप यहाँ थोड़ी बोला गति प्लस अवरोधक है, अवरोधक थोड़ी बोला, क्या बोला अवरोधक है, ठीक है ना। तो गति अवरोधक है, गति अवरोधक, ठीक है ना। तो विसर्ग की प्रकृति क्या है, गति अवरोधक, क्यों है देखो मैं बताऊं, दबा दो बोलिया मेरे सागे सागे, राम गच्छति, 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 रामय गच्छति, रामय गच्छति, रामय गच्छति, ठीक है ना। देखो रामय है गच्छति, रामय है गच्छति, मतलब कि गाड़ी भाज गया आई बीच में रुक फिर भागी, स्पीड ब्रेकर को तो ये काम हुआ है, ओ लो स्पीड ब्रेकर हटो, गाड़ी आ रही है, स्पीड ब्रेकर आ गयो, स्पीड कम करी, गियर निकालो, स्पीड ब्रेकर टिपी, वापस गियर डालो, एक्सीलरेटर दबाए रुका, राम है गच्छति। देखो मतलब यहाँ पे बलाघात हो रहा है, आघात हो रहा है ना, राम है गच्छति बलाघात का काम कर रहा है, बलाघात, ठीक है ना, बल लेकर के आघात कर रहा, राम है गच्छति। तो विसर्ग की प्रकृति क्या है, गति अवरोधक है ना। अयोग्यवाही क्यों बोला कि अंग और ए है नहीं, न तो स्वर के मायने मिले और न व्यंजन का मायने मिला, ये वास्ता ने बोला अयोग्यवाही स्वर, ठीक है ना। अयोग्यवाही दो है अंग और ए, ठीक है ना। और विसर्ग की प्रकृति क्या है, गति अवरोधक वर्गी, ठीक है ना, जैसे कि राम है गच्छति, राम है गच्छति, ठीक है ना। तो दोस्तों